डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस केमिस्ट्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है केमिस्ट्रोमेडा। और आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल का नाम है फैराडे लॉ, उसके बारे में सीखेंगे। इसकी सहायता से हम पता कर पाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो मटेरियल डिपॉजिट होते हैं उनका अमाउंट कितना होता है, उनका इलेक्ट्रिसिटी के साथ संबंध एक्चुअल में क्या। तो आज इसको हम सीखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, ज़रूर देखें। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसके लिए कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। उसका रिस्पॉन्स मैं ज़रूर दूंगा। तो आप टारगेट ना करें, कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। और अगर समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो अपनों के बीच इसे फैलाएं भाई। सब्सक्राइब करें, सभी पढ़ें और सभी बढ़ें। तो चलिए बिना डिले किए हम अपने चलते हैं टीचिंग सेक्शन। तो जैसा कि हमने कहा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फैराडे लॉ। संबंधित किससे है? इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको आज जानेंगे जी। अच्छा, जिन किसी को इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं समझ में आती है तो हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। वो कृपया मेरे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले वीडियो पे जाएं जो इलेक्ट्रोलाइसिस पे ही बेस्ड है, और उसको वहां से जरूर देखें। तब आप इसको डिटेल में समझ पाएंगे। अब चलिए फैराडे लॉ को समझते हैं। तो फैराडे लॉ जो था ना, वो हमारे समझ से 1834 में माइकल फैराडे साहब ने इस नियम को दिया था। फैराडे साहब ने इस नियम को दिया था। इन्होंने क्या बताया था इसमें? इसमें ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए यूज हो रही है? यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज हो रही है। उसमें क्या संबंध है? इलेक्ट्रिसिटी का संबंध जो है ना, कैथोड या एनोड पे, कैथोड या एनोड पे जो चीजें डिपॉजिट हो रही हैं ना, मतलब डिपॉजिटेड जो भी चीजें हैं या लिबरेटेड हैं, डिपॉजिटेड अतार लिबरेटेड मतलब गैसेस हुए, उनकी अमाउंट, उनके मात्रा के साथ क्या था, इसके बारे में बात की थी उन्होंने। मतलब फैराडे लॉ बेसिकली क्या बताता था बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का संबंध इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान होने वाले कैथोड या एनोड पे मटेरियल की डिपॉजिट या किसी गैस के लिबरेटेड की मात्रा से क्या संबंध होता था, वो फैराडे लॉ बताता था। तो इसके लिए उन्होंने बेसिकली दो रूल दिए, दो रूल दिए। अब देखते हैं, रूल ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो। जैसे अब चलिए फैराडे लॉ देख ही लेते हैं। फैराडेस फर्स्ट लॉ, आप खुद समझ जाओगे इसको देख के, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसमें कुछ ऐसा याद करने वाला नहीं। अब जरा सोचिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई बीकर है जिसमें कोई सोल्यूशन है, और हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ऐसे, इसमें करंट प्रवाहित कर रहे हैं, प्लस माइनस जैसे भी जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमने एक को क्या मान लिया, कैथोड है, और एक को एनोड है, ठीक है। अब करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो जो करंट प्रवाहित हो रहा है, आपने जो विद्युत करंट दिया है उसको आप आई से डिनोट करते हो, ठीक ना। आई से क्या डिनोट करते हैं आप? करंट। अच्छा, कुछ करंट जो दे रहे हैं वो किसी न किसी टाइम के लिए दे रहे हैं, किसी न किसी समय के लिए दे रहे हैं। तो टाइम को किससे डिनोट कर रहे हैं आप? टी से। तो आपने देखा होगा कि जब ये आप कंटिन्यूअस दे रहे होते करंट किसी न किसी टाइम से, तो ये जनरली आपको पता होता है कि आपने टोटल कितने चार्ज की सप्लाई करी, कितना चार्ज दिया है।
तो जो चार्ज होता है ना क्यू, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ए इंटू टी के। ये एक रूल होता है, ये हमें पता है, वी नो दैट, हम जान रहे हैं इसको, ठीक है ना। और चार्ज का मात्रक क्या है, कूलाम। अब एक कूलाम कितना होता है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस के आधार पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको सीखेंगे आज, ठीक है ना। एक कूलाम का कोई ऐसा पर्टिकुलर डिफिनीशन नहीं है, मटेरियल के हिसाब से इसका डिफिनीशन बदलता जाता है। तो देखेंगे कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसको भी देखेंगे। तो आप तो ये जानिए, आप जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कैथोड या एनोड पे कुछ ना कुछ चीजें क्या हो रही हैं, डिपॉजिट हो रही हैं। उनकी मात्रा और इलेक्ट्रिसिटी का क्या संबंध है, उसी को फैराडे साहब ने बताया था। तो आप जरा सोचिए ना, अगर करंट को, मतलब 1 एम्पियर की करंट ले लें हम, अगर 1 सेकेंड बस प्रवाहित करें, तो क्या लग रहा है जो डिपॉजिटेड अमाउंट होगा, जो भी डिपॉजिट हो रहा होगा, वो ज्यादा होगा क्या, कम होगा। डिपॉजिटेड अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। अब ऐसे तो नहीं बता सकते जब तक किसी से कंपेयर ना करें। चलिए, कंपेयर करने के लिए हमने एक दूसरी चीज ले ली कि हम एक और क्या कर रहे हैं, एक बार 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के लिए कर रहे हैं, और दूसरी बार 10 एम्पियर की करंट 10 सेकंड के लिए कर रहे हैं। और अब हम पूछ रहे हैं डिपॉजिटेड अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा कम। तो अगर आपको फैराडे लॉ नहीं भी पता है, तब भी आप एक कॉमन सेंस लगा कह सकते हो कि यहाँ पे करंट की मात्रा क्या है, बहुत कम करंट दे रहा है, बहुत कम समय के लिए दे रहा है, किसके कंपेरिजन में, इस दूसरे वाले के कंपेरिजन। तो यहाँ पे जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वह लेस होगा किसके कंपेरिजन में, इस सेकेंड वाले के। मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ करंट और टाइम अगर आप बढ़ाते जाते हो तो डिपॉजिटेड अमाउंट बढ़ता जाता है। तो क्या ये हम नहीं कह सकते हैं कि डिपॉजिटेड अमाउंट जो है, मतलब डिपॉजिटेड अमाउंट जो है, या लिबरेटेड अमाउंट जो है, अमाउंट एम से डिनोट कर लेते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, करंट के। मतलब क्यू क्या लिख दिया हमने, चार्ज के डायरेक्ट, भाई जितना चार्ज देंगे वही तो लेंगे आप, उसी के हिसाब से नहीं, प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है, ऊपर ही आप लिखे हो कि क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए इंटू टी है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो हम ए नहीं कह सकते क्या, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं तो एम बराबर हो जाता है जेड इंटू ए इंटू टी। यह एक फार्मूला निकल के आता है। इस फार्मूले से हमें क्या पता चलता है जी, इस फार्मूले से यह पता चलता है कि अगर 1 एम्पियर की करंट, 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक के लिए प्रवाहित कर दें, तो यम का मान क्या होता है, जेड के मान के बराबर होता है। अब यह जेड क्या है, यही जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कई बार पूछा जाता है कितना होता है, किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वह मात्रा होती है कि जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाए, और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान अगर हम 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करें, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वह उस मेटल का या उस कंपाउंड का, जो भी है जो आप निकालना चाह रहे हो, उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। चलिए, अब मान लीजिए, लेट अस अंडरस्टैंड इट। कैसे समझेंगे जी, अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, AgNO3 है। AgNO3 एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो मान लीजिए हम 1 एम्पियर की करंट कितने देर तक देने जा रहे हैं, 1 सेकेंड तक।
तो हो क्या रहा होगा, Ag प्लस जो है इलेक्ट्रोलिसिस में, वो क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में डिपॉजिट हो जाएगा, Ag सॉलिड में। यही तो हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं, 1 मोल ऑफ Ag सिल्वर आयन गिव्स 1 मोल ऑफ सिल्वर, लेकिन लिया कितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अब आपको चार्ज जानने की जरूरत है, तभी तो पता कर पाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, AgNO3 के Ag प्लस 1 मोल Ag को 1 मोल Ag सॉलिड में तब्दील करने के लिए आवश्यकता कितना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। तो पहले हम पता कर लें भाई साहब कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो एक पॉइंट और देख लें यहाँ पे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख लें चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। और 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, मोल कितना, 6.023 इंटू 10⁻23। अब आपको पता चल गया कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। तो 1 मोल पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज ऑन 1 मोल 1.602 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻90। अगर इतने को सॉल्व करते हैं तो ये लगभग लगभग आता है 96488 कूलम, या 485 कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक ना। इसको मान लिया कितना जाता है, लगभग लगभग 96,500 कूलम। तो हम कहते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, कितना निकल के आया, देयरफॉर क्या हो गया, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 96,500 कूलम। इसी को कहते हैं 1 फैराडे, फैराडे R1F। तो जब भी कहीं F की बात आए तो एक्चुअल में है क्या, फैराडे की बात क्या है, 1 फैराडे डिनोट करता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम के बराबर होता है। अब जरा ऊपर वाले रिएक्शन को हम फिर से लिख लेते हैं। अब देखिए तो Ag प्लस को आपने तब्दील किया किसमें, Ag सॉलिड में, एक्वस से लेके, मतलब 1 मोल ए लिया आपने, 1 मोल ए लिया और आपको मिला कितना, 1 मोल। तो सिल्वर का एटॉमिक वेट लगभग लगभग 107 के करीब, 107 पॉइंट समथिंग होता है, 107 पॉइंट, ठीक ना। तो जरा देखिए ना, आपने 107 ग्राम के लगभग सिल्वर आपको मिला जब आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लगभग चार्ज दिया। मतलब जब 1 फैराडे चार्ज आपने दिया किसके लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, कहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। तो आपको कितना मिला, 107 ग्राम सिल्वर मिला डिपॉजिटेड, यानी 96,500 कूलम का अगर चार्ज दिया आपने तो आपको मिला कितना बेटा, 107 ग्राम। तो जरा देखिए 1 कूलम अगर दे दीजिए तब हम लिख सकते हैं 107 अपान 96500। यह लगभग निकल के आता है, अगर आप निकालिएगा सारी वैल्यू एग्जैक्ट रख के तो लगभग आता है 0.001118 ग्राम, ठीक है। टाइम हमने 1 सेकेंड रखा है, टाइम हमने कितना रखा है, 1 सेकेंड।
अब देखिए, अब अगर आपको इतनी चीजें पता हो गई ना, तो अब लगभग लगभग आप सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हो बड़े आसानी से। अब आपसे अगर पूछा जाए कि 1 कूलाम कितना होता है, तो देखिए आप इसी को लेके बोल सकते हो। तो 1 कूलाम वह करंट है, कौन सी करंट है, जो सिल्वर को कितना डिपॉजिट करती है, 0.00118 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करती है 1 सेकंड प्रवाहित होने में। मतलब करंट की वह मात्रा जो 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर सिल्वर के 0.00118 ग्राम को डिपॉजिट कराती है, उसे 1 कूलाम कहते हैं। समझ में आया? तो ये तो 1 कूलाम का डिफिनीशन हो गया। 1 एम्पियर का डिफिनीशन आपको पता है, यूनिट मतलब 1 कूलाम चार्ज आप दे रहे हैं 1 सेकेंड के लिए, मतलब यह एक रेट है भाई, इस रेट से आप चार्ज दे रहे हैं। तो यूनिट रेट अगर कह लें तो उसे 1 एम्पियर बोलते हैं। तो अब देखिए 1 कूलाम को आप डिफाइन कर पा रहे हो सिल्वर के टर्म में। आप गोल्ड ले लो ना, आप आयरन ले लो, जो आपका दिल करे वो ले लो, उससे आप डिफाइन कर दो। साथ ही साथ अगर आप ये जान गए तो यह किस तरह का अमाउंट है, यह एक्चुअल में कौन सा अमाउंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट है। कौन सा अमाउंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट है। क्यों बोला हमने ऐसा, अब देखिए डिफिनीशन को हम रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। हम कैसे पढ़ रहे हैं कि 1 कूलाम की करंट 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की, तो सिल्वर की जो मात्रा डिपॉजिट हुई ना, वही क्या कहलाती है, वो मात्रा क्या कहलाती है, उस आयंस की या उस मेटल की इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाती है। तो कोई पूछ दे भाई सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना है, कितना है, 0.0018। समझ में आया? तो फैराडे साहब ने और कुछ बहुत विशेष इसके बारे में नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि डिपोजिशन अमाउंट्स डिपेंड्स ऑन, किस पे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम। और इन दोनों का क्या है, यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, जेड आपने लिखा था, ए लिखा था और टी लिखा था, मतलब इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज। बहुत आसान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज हमने क्या सीखा, फैराडेज लॉ, और स्पेशली फैराडे के फर्स्ट लॉ पे हमने फोकस किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फोकस करेंगे फैराडे के सेकेंड लॉ के बारे में। फिलहाल आपके लिए सबसे ज़्यादा हम मायने जो रखता है, जिसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, वो फैराडे फर्स्ट लॉ होता है। ऐसा नहीं है कि हम फैराडे सेकेंड लॉ नहीं डिस्कस करें, फैराडे सेकेंड लॉ हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो अगर उसको भी डिस्कस करते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे फैराडे सेकेंड लॉ के बारे में, है ना। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में जाना, क्यों इस्तेमाल होता है, करंट का रिलेशन बताता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान डिपॉजिटेड अमाउंट, कितना मास डिपॉजिट, प्लीज इसको जरूर और कैलकुलेट करने का। साथ ही साथ अलग अलग मेटल या एलिमेंट के रेफरेंस में 1 कूलाम का डिफिनीशन बनाने का। ऐसा नहीं है वो सिल्वर के लिए ही पर्टिकुलर, गोल्ड लीजिए ना, प्लेटिनम लीजिए, आप कैलकुलेट करके देखिए कर पाते हैं। इसके साथ आप बनाना चाहें, डिपॉजिट होना चाहिए, डिपॉजिट होगा तभी तो बनेगा। तो आप उसके साथ एक डिफिनीशन बना के देखिए। हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में किस पे बात करने वाले हैं, फैराडे सेकेंड लॉ पे। 2 लॉ उन्होंने दिया था, फर्स्ट लॉ हमने बात कर ली। फिर हम क्या करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड फैराडे लॉ से रिलेटेड 2-4 प्रॉब्लम का हम एक पेज बना देंगे, आप उसको जरूर देखें, इससे आपकी काफ़ी मदद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्लीज़ डू लाइक, शेयर।